हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे लैंड रिसोर्सेज से। नाउ जब हम लैंड रिसोर्सेज की बात करते हैं तो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ठीक है, लेट्स सी। वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन लैंड, वी यूज इट इन डिफरेंट वेज। तो हम लैंड के ऊपर रहते हैं, हम बहुत तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं लैंड के ऊपर, और हम उसको डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। जैसे कुछ लोग खेती के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग वेजिटेशन, कुछ लोग फॉरेस्ट, कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन। इस तरीके की एक्टिविटीज हम लैंड पे करते, घर बनाना, ये सब ना। तो लैंड क्या है? एक नेचुरल रिसोर्सेज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये किस किस को सपोर्ट करता है? नेचुरल वेजिटेशन को करता है, वाइल्ड लाइफ को करता है, ह्यूमन लाइफ को करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी सपोर्ट करता है लैंड। However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning. तो जो लैंड है, ये बहुत ज़रूरी है कि लैंड को हम बहुत ही केयरफुल तरीके से यूज़ करें, और इसके लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मतलब लैंड है तो यू कैन यूज़ अंधाधुन, आप अंधाधुन उसे यूज़ करें। जब आप लैंड को यूज़ करते हैं उसको भी बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, ताकि जो लैंड है वेस्ट ना हो जाए। कैसे वेस्ट ना हो जाए? अगर लैंड फर्टाइल है और उस पर आप उसको आप अनफर्टाइल कर देते हैं तो वो लैंड वेस्ट हुआ। दैट्स व्हाट दे वांटेड टू से। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। तो इंडिया कई वैरायटी, इंडिया के पास जो लैंड है वो दे हैव डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। दैट इज, कुछ लैंड माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर प्लेन्स हैं। प्लेट्यू को पठार कहते हैं, माउंटेन को पर्वत कहते हैं, प्लेन को मैदान कहते हैं, और आइलैंड महाद्वीप या द्वीप कहते हैं। तो जो 45% जो लैंड एरिया है वो प्लेन है, यानी कि वो मैदानी या घासीला इलाका है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रीज। तो ये जो 43% जो लैंड है जो कि प्लेन है, या हिंदी में कहें मैदान है, तो ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। और जो 30% जो लैंड है जो कि माउंटेन से घिरा हुआ है, ठीक है, और ये टोटल सरफेस एरिया है कंट्री का, एंड इंश्योर perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspect। जो 30% जो लैंड है वो माउंटेन्स हैं, ठीक है, 30% लैंड पे माउंटेन्स हैं, और ये जो माउंटेन्स है ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो रिवर हैं, जो नदियां हैं, पेरेनियल जो नदियां हैं वो बराबर पे फ्लो करती रहें। ये है माउंटेन। टूरिज्म फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको भी चेक करते हैं। और रिमेनिंग जो 27% जो लैंड है ना, it the about 27% of land of the area of country is plateau region। तो जो 20% जो लैंड है वो प्लेट्यू रीजन से कवर है, जो कि कई तरीके के मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स और फॉरेस्ट से एनरिच्ड है, यानी कि भंडार है। ये जो प्लेट्यू है मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स के भंडार है। नाउ लैंड को यूटिलाइज कैसे करें? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर फॉर द फॉलोइंग पर्पस। जो लैंड रिसोर्सेज हैं वो कई तरीकों से यूजफुल है। पहले फॉरेस्ट के लिए, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कुछ लैंड जो होते हैं वो कल्टीवेशन के लिए नहीं होते हैं, जैसे कि बंजार, बैरन लैंड और वेस्ट लैंड। जैसे बैरन लैंड है मतलब उजड़ा हुआ लैंड होता है ना, अनफर्टाइल लैंड्स हो गए, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। कुछ जो लैंड्स होते हैं उसको नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए। और कुछ जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स होते हैं उनको परमानेंट में पैस्चर के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना। ये पैस्चर और ग्रेजिंग क्या होते हैं? जहाँ पर जो चरहाए होते हैं अपनी भेड़ बकरियाँ ले जाते हैं और जहाँ पे वो चराते हैं। तो वो कुछ लैंड्स जो होते हैं जो अगर खेती बाड़ी में यूज़ नहीं करते हैं तो उस लैंड को
पैस्चर के लिए यूज़ किया जाता है, चरहाओं के चराने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ जो लैंड होते हैं जहाँ पे पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, प्लांट्स उगाए जाते हैं, यानी कि जो ट्रीज होती हैं, ट्रीज की खेती की जाती है, जैसे रबर की ट्री, एप्पल, मैंगो। कुछ जो लैंड होते हैं वो कल्चरल वेस्ट लैंड होते हैं, ठीक है ना। फ्लो लैंड्स, करंट फ्लो लैंड विदाउट कल्टीवेशन फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल एरिया। जो करंट फ्लो है वो लैंड है, या तो वो लेस देन, या तो वो कल्टीवेशन नहीं हुआ है 1 साल और 1 साल से कम, ठीक है, ये करंट फ्लो फेलो लैंड है। अदर देन करंट फेलो लेफ्ट लैंड अनकल्टिवेटेड लैंड फॉर द पास्ट 2 to 5 years। देखो, एक करंट फ्लो है जो जहां पर 1 साल तक या 1 साल से कम पे कोई खेती नहीं हुई है, और जो दूसरे करंट फेलो लैंड्स हैं जहां पे 1 से 5 साल में कोई खेती नहीं हुई, ठीक है, ये फेलो लैंड्स होते हैं। नाउ फिफ्थ है नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया क्या होता है? जो नेट सोन एरिया होते हैं, जो जितने भी फिजिकल लैंड है, ठीक है, जहाँ पे क्रॉप हार्वेस्टेड हुए हैं, जहाँ पे क्रॉप्स को उगाए गए हैं, यहाँ पे सो किए गए हैं, जमाए गए हैं, उसको कहा जाता है नेट सोन एरिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो लैंड किस तरीके से यूज करता है वो पैटर्न हम देखेंगे। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, एग्रीकल्चर, कल्चर एंड ट्रेडिशनल एक्सेट्रा। तो लैंड के जो यूजेस हैं वो 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, एक फिजिकल फैक्टर से और दूसरा ह्यूमन फैक्टर। जब हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप्स आ जाते हैं, और जब हम ह्यूमन फैक्टर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है, घनत्व आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी आ जाती है, और कल्चरल एंड ट्रेडिशनल जैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। एज यू कैन सी दिस, एक 2 तरीके के आपके सामने पाई डायग्राम है, ठीक है। एक है जनरल लैंड यूसेज 1960 से 61, और दूसरा जो पाई डायग्राम है वो 2014 से लेकर 2015 का है, ठीक है ना। पहले पाई डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो जो ब्लू कलर का है यानी 18.11 जो % है वो सिर्फ फॉरेस्ट के लिए यूज किया गया है, और इसमें जो रेड कलर का यानी 12.1 वो बैरन ऑन अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है, यानी कि वो बंजर पड़े लैंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन कलर का है, डार्क ग्रीन, ये 4.95% है। ये जो लैंड है ये नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे इंडस्ट्री सेट करना, लैंड बिल्डिंग्स बनाना, सड़क बनाना, ये वो लैंड है जो इस पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है वायलेट कलर का लैंड। तो ये जो वायलेट कलर का लैंड है ये 4.71% में, ठीक है। अब ये जो लैंड होते हैं ये चराने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, चराए जो होते हैं वो इन लैंड्स में अपने भैंस बकरियों को चराते हैं। और जो क्या बोलते हैं लाइट ग्रीन जो लैंड है, ठीक है, जो लाइट ब्लू जो स्काई ब्लू जो लैंड है वो पेड़ पौधे उगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये 7.50 की 1.50% है, ठीक है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 1960 to 61। और आप अगर इसके कंपैरिजन में देखें तो अगर फॉरेस्ट एरिया 60-61 में 18% था, 18.11% था, तो वो बढ़ के 23.3% 14-15 में हो गया, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा जो लैंड है जो कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है वो 2014 में 14 और 15 में 45.5% था, थोड़ा सा ही बढ़ा, ठीक है। और यही 1916 में 45.26% था, ठीक है। तो इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक ना। वेयर एज फॉरेस्ट एरिया 2014 से 15 में बढ़ गया है, लेकिन 1661 में फॉरेस्ट एरिया कम था, ठीक है। तो
जैसे आप सबको पता है जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। जो लैंड यूज डेटा है ये सिर्फ 93% टोटल जोग्राफिकल एरिया है, उसी की ये रिपोर्टिंग है, ठीक है। इसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं वो नहीं इंक्लूड है, ठीक है। और जो जो पार्ट जम्मू कश्मीर का जो पार्ट चाइना के में ऑक्युपाइड है वो लैंड नहीं इंक्लूड है। और जो अरुणाचल प्रदेश के हाथ में है जम्मू कश्मीर का कुछ पार्ट, अच्छा पाकिस्तान और चाइना में जो जम्मू कश्मीर का जो कुछ पार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो वो जो ऊपर जो पाई डायग्राम दिया था वो सिर्फ 93% था। जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसका सिर्फ 93% था, ठीक है। द लैंड अंडर परमानेंट पैस्चर हैज ऑल्सो डिक्रीज। तो जो लैंड है जो परमानेंट पैस्चर यानी चराने के लिए यूज किया जाता था वो भी डिक्रीज हो गया, उसको भी कम कर दिया गया। हाउ आर वी एबल टू फीड अवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन on this pasture land and what are the consequences? Most of the other land other than current fellow land are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high. तो जो लैंड है जो ज़्यादातर जो लैंड है करंट फेलो लैंड्स को छोड़कर या तो वो बड़ी पुअर क्वालिटी में मतलब उपजाऊ नहीं है, और अगर जो यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नाउ हियर दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 years। तो ये जो 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 वेरी हाई जो लैंड है मतलब जो एक्सपेंसिव लैंड है वो साल में 1 या 2 बार ही कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इफ दीज आर इंक्लूडेड इन नेट सोइंग एरिया द परसेंट ऑफ एनएसए इन इंडिया कम्स टू 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। अगर ये जो लैंड जो 2-3 साल में एक या 2 बार कल्टीवेट किए जाते हैं अगर इनको हम नेट सोन एरिया में इंक्लूड करें तो हमारा जो टोटल नेट सोन एरिया है वो 54% हो जाएगा। अभी टोटल नेट जोन एरिया 45% है, अगर इस एरिया को ऐड कर लें तो जो टोटल नेट जोन एरिया है वो 54% हो जाएगा, ठीक है ना। द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो जो नेट जोन एरिया है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से अलग हो जाता है, ठीक है। इट इज ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर 80% जो नेट सोन एरिया यानी जो कल्टीएबल लैंड है कल्टीवेटेबल वो 80% पंजाब और हरियाणा में, और जो लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। यानी 80% जो खेती है 80% जो लैंड है वो खेती के लिए यूज़ किया जाता है पंजाब और हरियाणा में, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या मणिपुर की बात करें तो वहाँ 10% से भी कम जो लैंड है वो खेती के लिए यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज फार लोअर देन द डिज़ायर 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अगर हम अपने कंट्री में फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है टोटल जोग्राफिकल एरिया के मुकाबले, ठीक है। ये सिर्फ 33% ही है। इट वॉज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये जो फॉरेस्ट है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कई लोगों की मिलियन पीपल्स की जो लाइवलीहुड है who lives on fring of these forests depend on it। तो कई लोग जो मिलियंस जो पीपल हैं जो रहते हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो इस फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है। कैसे करती है? A part of the land is termed as wasteland and land put to other non-agricultural use. Wasteland includes rocky, arid, desert area and land put to other non-agricultural uses include settlements, roads, railways, industries, etc। तो मतलब अगर हम वेस्ट लैंड को छोड़ दें तो जो बाकी जो लैंड है, ठीक है, वेस्ट लैंड तो वो लैंड्स होते हैं जो कि रॉकी होते हैं, पथरीले होते हैं, अराइड होते हैं, डेजर्ट होते हैं, तो ये वो लैंड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, वेस्ट लैंड के अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है ये ज़्यादातर सेटलमेंट्स, रोड बनाने के लिए यूज़ होते हैं, रेलवे ट्रैक सेटअप करने के लिए यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं।
अगर हम लैंड को बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करें बिना कोई प्रॉपर मेजर लेने की, बिना कोई प्रॉपर मेजर लिए, बिना कोई सावधानी बरते उसको लंबे समय तक यूज करते हैं, तो जो लैंड की जो वैल्यू है वो घटती जाती है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो इन्वायरमेंट के जो बैलेंस का इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बिगाड़ देता है ना। किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन बचाएं और किस तरीके से उसको प्रिजर्व करें। Now, we have shared, sorry, we have shared our land with past generation and will have to do with the future generation too. 95% of our basic needs for food, shelter, clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land but have also aggravated the pace of natural force to cause damage to land. तो हम लोग कई सालों से, कई जनरेशन से लैंड एक दूसरे के साथ शेयर करते आ रहे हैं, ठीक है। जो 95% जो हमारी जो नीड्स हैं, 95% से ज़्यादा जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड हो, शेल्टर, क्लोथिंग हो, वो सब ज़मीन से मिलती है। जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, कहीं ना कहीं उसकी जो इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं उसने कहीं ना कहीं जो लैंड की जो वैल्यू है, लैंड को डिग्रेड करना शुरू कर दिया। कैसे डिग्रेड करा? अगर हम एक ही लैंड को लंबे समय तक मिसयूज करते रहें, बिना कोई मेजर लिए उसका दुरुपयोग करते रहें, तो जो लैंड की वैल्यू होती है, जो लैंड है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो सबसे बड़ा कारण है लैंड के डिग्रेडेशन का, वो है डिफॉरेस्ट्रेशन, फॉरेस्ट को काट के ख़त्म करना। ओवर ग्रेजिंग, कोई पैस्चर लैंड है उसमें बार बार अगर आप बकरियां चराओ तो वो ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। माइनिंग बनाना, क्वेरीज बनाना, कहीं ना कहीं ये सब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो लैंड को डिग्रेड करती हैं। माइनिंग क्या होती है? जो माइनिंग की साइट्स होती हैं वो जब उसमें से माइनिंग का काम खत्म हो जाता है तो उसको वो ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो ओवरबर्डनिंग हो जाता है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये वो स्टेट हैं जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। और डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? ताकि वहाँ पे माइनिंग हो सके। ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज सीवियर लैंड डिग्रेडेशन। जो डिफॉरेस्टेशन है उसकी सबसे बड़ी वजह है माइनिंग। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो उड़ीसा है वो खदान है, और इन वो क्या बोलते हैं, मिनरल्स का खदान है, ठीक है ना। मिनरल्स को निकालने के लिए माइनिंग की ज़रूरत होती है। अब माइनिंग बनाने के लिए यानी कि फॉरेस्ट को काटने की ज़रूरत होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? जो लैंड की जो वैल्यू है वो डिग्रेड होने लगती है। कई स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर लैंड की डिग्रेडेशन का कारण ओवरग्रेजिंग है। मतलब जहाँ पे चरहाए एक ही जगह पे बार बार गाय भैंस चराते हैं, जिसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड होने लगा। अगर हम हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा कारण है ओवर इरिगेशन, ठीक है। मतलब हद से ज़्यादा इरिगेशन करना, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो जाती है और जिसकी वजह से जो ज़मीन है, ज़मीन में नमक की और एल्कलाइन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है, और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लैंड डिग्रेडेशन ओवरग्रेजिंग की वजह से होता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा इरिगेशन की वजह से होता है। इरिगेशन होता है तो वाटर जाता है, और वाटर की वजह से जो मट्टी है, जो मट्टी होती है उसमें जो नमक की मात्रा होती है, जो एल्कलाइन की मात्रा, वो बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट तो फर्टिलिटी, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो घटती जाती है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग और लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. कई जो मिनरल प्रोसेस होते हैं, जैसे ग्राइंडिंग करना, लाइमस्टोन को ग्राइंड करना सीमेंट के लिए, कैल्साइट और
सोप स्टोन को सेरेमिक इंडस्ट्री के लिए जनरेट करना, तो कहीं ना कहीं ये जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है, ये जो डस्ट है, ठीक है, जो डस्ट की मात्रा होती है, जो धूल की मात्रा होती है एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। क्यों? जब आप ग्राइंड करते तो धूल उठेगी, और ये जो धूल उठती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। इट रिटार्डेड द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल डाउन ऑन द लैंड। ठीक है। इन recent years, industrial effluent has waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. तो अब जल्दी में जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट यानी कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लैंड और हमारी वाटर को पल्यूट कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में लैंड और वाटर को पल्यूट कर रहे हैं। There are many ways to solve the problem of land degradation. अगर लैंड डिग्रेडेशन होता है तो उसको सॉल्व भी किया जा सकता है। सबसे बड़ा आंसर है एफॉरेस्टेशन करना। अगर हम फॉरेस्ट को काटते हैं तो हम नए फॉरेस्ट बना भी सकते हैं, नए पौधे नए प्लांट्स लगा के, नए ट्रीज लगा के हम नए पौधे बना भी सकते हैं। नए जो ग्रेजिंग मैनेजमेंट है, नए लैंड्स को प्रॉपर ग्रेजिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई तरीके की शेल्टर बेड बना सकते हैं प्लांट्स के लिए, ओवर गेजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जो सैंड है, ठीक है, सैंड उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं। कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? कई कटीले बुशेस, झाड़ को उगा के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन को स्टॉप कर सकते हैं। Proper management of waste land, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluent and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. तो अगर हम प्रॉपरली जो वेस्ट लैंड है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करें, जो माइनिंग की एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह कंट्रोल करें, जो डिस्चार्ज है, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का जो वेस्टेज है, ठीक है, उसको प्रॉपरली ट्रीट करें, तो कहीं ना कहीं हम लैंड डिग्रेडेशन है, जो वाटर डिग्रेडेशन है इंडस्ट्री और अर्बन एरिया की वजह से, उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉइल एज ए रिसोर्स। अगर लैंड रिसोर्सेज है तो सॉइल भी रिसोर्सेज है। बिना सॉइल के हम प्लांट्स नहीं उगा सकते, सबसे बड़ी बात। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सॉइल एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि खत्म नहीं होता है। It is unexhaustible. It is a medium of plant growth and support different types of living organisms on the earth. तो ये पौधे उगाने का एक जरिया है और कई लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है। सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम। अगर हम सॉइल की बात करें तो ये एक लिविंग सिस्टम है। इसको मिलियन ईयर्स लग गए एक सॉइल बनने में, ठीक है। Relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation, and other form of life. Times are important factor in the formation of soil. एक soil को बनाने के लिए relief, parent rock, bedrock, climate, vegetation और भी तरीके के जो life है forms के, उनकी ज़रूरत पड़ती है एक soil को बनाने के लिए। Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind, glacier, activities of decomposer, etc. contribute to the formation of soil. तो अगर रिलीफ बेड रॉक ये सब सॉइल की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत होते हैं, तो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए टाइम, टेम्परेचर, किस तरीके से पानी बह रहा है, विंड, ग्लेशियर, डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी, ये भी सॉइल की फॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान दे करते हैं, ठीक है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं, जो ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, वो भी सॉइल की फॉर्मेशन में बड़े इंपॉर्टेंस होते हैं। तो सॉइल ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, ठीक है। सॉइल हम ऑर्गेनिक या ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सचर है, वी कैन से। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, age, chemical and physical properties, the soil of India classified in different types. अगर हम सॉइल को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाइड करें और फैक्टर्स को लेकर, कलर को लेकर, थिकनेस को लेकर, तो हमारे भारत में कई तरीके की सॉइल्स आपको इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। लेट्स क्लासिफाई द सॉइल।
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. लेट्स सी व्हाट आर दीज सॉइल्स. फर्स्ट है एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल वो सॉइल है जो ज़्यादातर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र एरिया के पास मिलती है, ठीक है. ये मोस्ट ऑफ ये जो सॉइल है ये ज़्यादातर नॉर्थ प्लेन में आपको मिलेगी, ठीक है, और ये वन ऑफ द वेरी फर्टाइल सॉइल है, ठीक है. ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है. और एलुवियल जो सॉइल है वो ईस्टर्न कोस्टल एरिया में भी मिलती है. This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plain are made up of alluvial soil. तो ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट जो सॉइल है जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन में फैली हुई है. तो अगर हम ये कहें तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है. नाउ दीज हैव डिपॉजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर. तो ये इसका जो डिपॉजिटेड है वो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर से, एक इंडस है, एक गंगा है, एक ब्रह्मपुत्र. ये जो सॉइल है ये राजस्थान और गुजरात में भी फैलती है, ठीक है. इसके नैरो कॉरिडोर की जगह अलुवियल सॉइल ईस्ट कोस्टल प्लेन में भी पाई जाती है, पर्टिकुलरली इन डेल्टा एरिया ऑफ महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा कावेरी, ठीक है. अलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. तो अलुवियल सॉइल जो है उसमें कई तरीके के प्रपोजिशन मिल जाते हैं, सैंड के, सिल्ट के और क्ले के. नाउ as we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. अगर हम धीरे धीरे रिवर वैली की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम रिवर वैली की तरफ बढ़ते हैं तो जो एलुवियल सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं, ठीक है. In the upper reach of the river valley, that is near the place of the break slope, the soil are coarse. अगर हम अपर वैली की बात करें तो रिवर के अपर वैली की बात करते हैं तो जो सॉइल है वो क्रोस होते हैं. सच सॉइल्स आर मोस्ट कॉमन इन पाइडोमेट प्लेन सच एज डोरस, खेओस एंड तेराई. तो ये जो सॉइल्स होते हैं जो कि क्रोस होते हैं, कोरस सॉइल्स होते हैं, ये ज़्यादातर पाइडोमेट प्लेन में पाए जाते हैं. ये पाइडोमेट प्लेन्स हैं डोरस, केओस एंड तेराई. Apart from the size of their grain or component, soils are also described on the basis of their age. अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल एज उसकी एज के बेस पे भी डिस्क्राइब्ड होते हैं, ठीक है. कैसे? अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियल एंड न्यू एलुवियल. अगर हम एज के अकॉर्डिंग एलुवियल सॉइल को डिवाइड करते हैं तो ये ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल भी में डिवाइड होता है. जो ओल्ड एलुवियल होते हैं उसे बांगर कहते हैं और जो न्यू एलुवियल है उसे खादर कहते हैं, ठीक है. नाउ द बांगर सॉइल हैज हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर. जो बांगर सॉइल है उसमें सबसे ज्यादा कंकड़ हैं, छोटे छोटे पत्थर नहीं होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा कंकड़ पाए जाते हैं. और जो खादर सॉइल है उसके कंपैरिजन में बांगर सॉइल में सबसे ज्यादा कंकड़ पाए जाते हैं. इट हैज मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर. जो खादर है बांगर में सबसे ज्यादा कंकड़ पाए जाते हैं कंपेयर टू द खादर. और जो खादर होती है उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये जो खादर है वो बांगर से कई गुना ज्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ होती है सॉइल. एलुवियल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल. अगर हम एज ए होल बात करें चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ ओल्ड सॉइल और न्यू सॉइल, तो एलुवियल सॉइल जो होती है वो बड़ी फर्टाइल सॉइल होती है. ये इसमें पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम मौजूद होते हैं जो कि शुगर केन, पैडी, वीट, अदर सीरियल पल्सेस को उगाने में बड़ी मददगार होती हैं. और इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से एलुवियल सॉइल की बहुत ज़्यादा उपजता के कारण जो रीजन है जो एलुवियल सॉइल के जो रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है और इसी खेती की वजह से वो एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है. यहाँ पर खेती की वजह से वो जो एरिया वो डेंसली पॉपुलेटेड है. यहाँ पे वहाँ पे इंसानों की जनसंख्या ज़्यादा है. जब एलुवियल सॉइल सूखी होती है तो वो बहुत ज़्यादा एल्कलाइन होती है, ठीक है, एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन. और इसको ठीक किया जा सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट के जरिए, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द ब्लैक सॉइल. These soils are black in color and are also known as
रेगूर सॉइल। तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो ब्लैक कलर में ही होती है और इनको रेगूर भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ये जो ब्लैक सॉइल होती है यहाँ इसमें ज़्यादातर कॉटन ग्रो किया जाता है और इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज़ बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन अलॉन्ग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। तो ये माना जाता है जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है पेरेंट रॉक के मटेरियल के साथ साथ, जिसकी वजह से ये ब्लैक सॉइल बनी है। अब पेरेंट रॉक वो रॉक्स होती हैं जो ज्वाला भर के, जो ज्वाला जो होती है जब वो फूट के, जो लावा वोल्केनो से जो लावा फूट के जो बाहर निकलता है और जो बड़ा मोटा मोटा होता है वो होती है पेरेंट रॉक। अब उसी पेरेंट रॉक को क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ मिला दें तो तो ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन पेरेंट रॉक के मटेरियल के साथ मिलके ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन करती है। ना दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। तो ये जो सॉइल है ये ज़्यादातर आपको डेक्कन प्लेट्यू में बहुत इजीली देखने को मिल जाती है, जो कि लावा फ्लो से बनती है, ठीक है। दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा नदी। तो ब्लैक सॉइल पूरे के पूरे महाराष्ट्र के प्लेट्यू को कवर करती है, सौराष्ट्र के, मालवा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जितने भी प्लेट्यू हैं ब्लैक सॉइल उसको कवर करती है, ठीक है। और इसके बाद ये साउथ ईस्ट की तरफ गोदावरी और कृष्णा नदी वैली की तरफ बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो ब्लैक सॉइल होती है वो एक्सट्रीमली रिफाइन होती है, बड़ी क्लेई होती है यानी बड़ी चिकनी होती है, ठीक है। ये अपने अंदर मॉइस्चर कंटेन करके रखती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, मतलब इन ब्लैक सॉइल में नमी बनी रहती है, ठीक है। ये कैल्शियम में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटेशियम और लाइम में बड़े ही ज़्यादा रिच होती है। मतलब ब्लैक सॉइल इज़ वेरी रिच इन calcium carbonate, magnesium, potash and lime. These soils are generally poor in phosphoric content. Now black soil में फॉस्फेरिक जो कंटेंट होता है वो बहुत ही कम होता है और वी कैन से ऑलमोस्ट नन के बराबर होता है। दे डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग द हॉट वेदर, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ब्लैक सॉइल में क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है। These soil are sticky when wet and difficult to work on unless till immediately after the first shower or during the pre-monsoon। तो जब ये अगर आप ब्लैक सॉइल को अगर आप गीला कर दें यानी बारिश और मानसून के टाइम पे जो ब्लैक सॉइल होती है वो बड़ी स्टिकी हो जाती है, तो वहाँ पे काम करना, ब्लैक सॉइल के ऊपर काम करना लगभग मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द येलो एंड रेड सॉइल। Red soil develop on crystalline igneous rock in area of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateaus। तो जो रेड सॉइल होती है ये ज़्यादातर क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक वाले एरिया में होती है जहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो बहुत लेस होती है। और ये जो रेड सॉइल है ये ईस्टर्न और सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। Yellow or red soil are also found in part of Orissa, Chhattisgarh, southern parts of the Middle Ganga plain and along the Piedmont zone of Western Ghat। तो येलो जो रेड सॉइल है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में मिलती है और मिडल गंगा के सदर्न पार्ट में मिलती है और पैडोमेंट के वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती है। These soil develop a reddish color due to diffusion of iron and in crystalline and metamorphic rock। तो इन सॉइल का कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि ये आयरन सॉइल में क्रिस्टलाइन की मौजूदगी आयरन सॉइल में क्रिस्टलाइन और मेटाफॉर्पिक की मौजूदगी की वजह से इस जो सॉइल का कलर होता है वो रेडिश होता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेट फॉर्म। अगर इस सॉइल को हाइड्रेट फॉर्म में देखें तो ये येलो में इसका कलर येलो हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू द लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रेक। तो जो लैटेराइट सॉइल है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब होता है ब्रेक।
Laterite soil develop under tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. तो laterite जो soil है वो tropical और subtropical climate में डेवलप करती है, जो कि ऑल्टरनेट होती, कभी गीली होती कभी सूखी सीजन देती है. दिस सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन. तो ये सॉइल हैवी रेन की वजह से बनती है. ठीक है. लैटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, एसिडिक, generally deficient in plant nutrient and occur mostly in southern states, Western Ghat region of Maharashtra, Orissa, some part of West Bengal, Northeast Asian. तो जो लेटराइट सॉइल है वो ज़्यादातर वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र में पाई जाती है, उड़ीसा और बंगाल के कुछ भागों में और नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाई जाती है. ये जो सॉइल होती है वो एसिडिक होती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है. ना where the soil support deciduous and evergreen forest, it is humus rich. ये जो सॉइल है ये डेसिडिशियस फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं. सबसे बड़ा कारण होता है हैवी रेनफॉल, जिसमें जो कि हमस में रिच होता है. ठीक है. नाउ undersperse vegetation and in semi-arid environment it is generally humus poor. They are prone to erosion and degradation due to their position on landscape. तो ये इरोजन और डिग्रेडेशन का शिकार हो सकते हैं क्योंकि ये लैंडस्केप एरिया में पाई जाती हैं. जो लेटराइट सॉइल होती है वो लैंडस्केप एरिया में पाई जाती है, तो इसकी वजह से इरोशन और डिग्रेडेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. आफ्टर अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल conservation technique, particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, the soil is very useful for growing tea and coffee. जब सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक अपनाने के बाद जो सॉइल चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत यूज़फुल साबित हुई है. रेड लैटेराइट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में ज़्यादा सूटेबल है कैशूनट की खेती के लिए. ठीक है. एराइट सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर. तो एराइट सॉइल का रेड से ब्राउन में कलर रेड से ब्राउन तक होता है. ये जनरली सैंडी होती है और ये नमकीन होती है नेचर में. इन सम एरिया द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एवापोरेटिंग द वाटर. तो कुछ एरियाज में जो इस एराइट सॉइल का जो सॉइल कंटेंट होता है वो कुछ ज़्यादा होता है. ठीक है. और इस जो कॉमन सॉल्ट इस एरिया में वाटर को इवोपरेट यानी वाटर को भाप बना के उड़ा के कॉमन सॉल्ट निकाला जाता है. ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर इवोपरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स हमस एंड मॉइस्चर. तो सूखा क्लाइमेट होने की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जो सॉइल है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है. मतलब मॉइस्चर बहुत जल्दी भाप बन के उड़ जाता है और उसमें हमस भी नहीं होता है. द लोअर होराइजन ऑफ सॉइल आर ऑक्युपाइड बाय कंकर. तो जो निचला हिस्सा है सॉइल का वो कंकर से बना हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स. तो अगर जो सॉइल का निचला हिस्सा है वो कंकर से बना हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसमें जो डाउनवर्ड्स में जो कैल्शियम कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है. तो जो कंकर है यानी जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो सॉइल के सबसे बॉटम हिस्से में है, जिसकी वजह से जो वाटर है वो नीचे इन्फिल्ट्रेट यानी नीचे नहीं जा पाता है. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेबल एज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. अगर हम इन सॉइल को प्रॉपरली ट्रीट करते हैं, अगर हम इन सॉइल को प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो सॉइल है, ये जो एराइट सॉइल है, ये कल्टीवेशन पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है. जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान में इसका केस है. वेस्टर्न राजस्थान में एराइट सॉइल को कल्टीवेबल पर्पस के लिए यूज़ किया गया. लास्ट इज फॉरेस्ट soil. These soils are found in the hilly and mountain area where sufficient rainforest are available. तो ये जो soil है ये ज़्यादातर hilly और mountain areas में पाए जाते हैं. Now soil texture varies according to the mountain environment where they are found. तो जो soil texture है वो अलग होता है जिस तरीके के environment में जिस तरीके का mountain environment होता है उसी तरीके का soil texture भी होता है. ठीक है.
दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड एंड ग्रोस ग्रेन्ड इन द अपर साइड। तो ये जो सॉइल है ये लूमी और सिल्टी वैली साइड में होती है और हॉर्स ग्रेन अपर साइड स्लोप्स में होती है, ठीक है। तो इस सॉइल का जो नेचर है, सॉइल का जो टेक्सचर है वो माउंटेन के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। नाउ इन द स्नो कवर्ड एरिया of Himalayas, these soil experience denudation and are acidic with low humus content। तो जो फॉरेस्ट, जो स्नो फॉरेस्ट एरिया होता है हिमालय का, तो ये सॉइल डेनुडेशन एक्सपीरियंस करती हैं और एसिडिक, इसमें जो हमस होता है एसिडिक की वजह से हमस लो होता है। The soils found in lower part of the valley, particularly on the river terrace and alluvial fans are fertile। तो ये जो सॉइल जो वैली के लोअर पार्ट में पाई जाती है वो फर्टाइल होती है नेचर में, ठीक है। सॉइल इरोशन एंड सॉइल कंजर्वेशन। Denudation of the soil covers and subsequent washing down is described as a soil erosion। तो सॉइल का डेनुडेशन होना, सॉइल कवर को डेनुडेशन डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर का डेनुडेशन होना, उसका 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 उड़ उसका हट जाना सॉइल इरेशन डिस्क्राइब करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोशन go on simultaneously and generally there is balance between दो। तो जो प्रक्रिया है सॉइल फॉर्मेशन की और सॉइल इरोशन की, ये साइमल्टेनियसली चलती है और ये इन दोनों के बीच में तालमेल बैठाती है। समटाइम दिस बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। कभी कभी क्या होता है ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी होता है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। और वाइल natural force like wind, glacier, water lead to the soil erosion। और कभी कभी ये नेचुरल फोर्सेस की वजह से होता है, जैसे विंड आना, ग्लेशियर का होना और वाटर, जो कि सॉइल इरोशन का कारण बन सकती है। रनिंग वाटर कट थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज ए गलीज। तो जो रनिंग वाटर्स होते हैं वो जो क्लेई सॉइल होती है उसको काटते हुए एक गली बनाते हैं, ठीक है। दैट लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड। तो ये जो लैंड होते हैं जहाँ पे रनिंग वाटर की वजह से गली बन जाती, इन लैंड्स को कल्टिवेशन के लिए अनफिट माना जाता है और इनको बैड लैंड कहा जाता है, ठीक है। इन द चंबल बेसन सच लैंड्स आर अवेलेबल कॉल्ड रिवाइन ना। तो इस तरीके के लैंड चंबल घाटी में बहुत इजीली मिल जाते हैं और इनको रेवाइन कहा जाता है। समटाइम वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप। कभी कभी जो वाटर होता है वो बड़े लार्ज एरिया डाउन स्लोप में, बड़े लार्ज एरिया में बहता है। इन सच केस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। तो ऐसे केस में क्या होता है जो ऊपर की सॉइल होती है वो वॉश्ड हो जाती है और इनको शीट इरोशन कहा जाता है। जो परत होती है सॉइल की वो साफ हो जाती है। विंड ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोप लैंड नोन एज विंड इरोशन। तो जब विंड बहती है तो जो ऊपर की सॉइल होती है वो उड़ के स्लोपली हो जाती है, जिसको विंड इरोशन कहा जाता है। सॉइल इरोशन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। सॉइल इरोशन कभी कभी गलत फार्मिंग के गलत मेथड की वजह से भी होता है। प्लाउइंग इन रॉन्ग वे, अगर हम हल को गलत तरीके से चलाते हैं, अपसाइड डाउन, अप एंड डाउन द स्लोप फॉर्म चैनल फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू इरोशन। प्लाउइंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स कैन बी decelerate the flow of water down the slope. This is called contour plowing। तो जो हल है वो काउंटिंग लाइन के साथ करते हुए डिसेलरेट करता है वाटर फ्लो को, वाटर फ्लो को डाउन स्लोप में, तो इसको काउंटिंग प्लाउइंग कहा जाता है। नाउ here we end this chapter। I hope you like it। If you like it, please do subscribe my channel। Have a good day, have a nice day।